नमस्कार साथियों। दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके बीच में एक बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट साझा करने वाला हूं, जो कि यूके ट्रिपल एससी, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक और प्रवक्ता स्क्रीनिंग जैसी कई परीक्षाओं को टारगेट करके बनाया गया है। चलते शुरू करते हैं। 100 प्रश्न हम पूरे सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 20 प्रश्न हिंदी के रहने वाले हैं, 40 नंबर उत्तराखंड के, और उसके बाद 10 रीजनिंग के, और बाकी जो जीएस के प्रश्न हैं, पूरे 100 प्रश्न हम कवर करने वाले हैं। और ऑफलाइन मोड में जब ये क्लास में पेपर हुआ था, तो उसमें जो है जो टॉपर रहे हैं वो 77, 78 और 79 तक ये स्कोर रहा है। और आप आजमाइए अपने आप को कि आपके इस पेपर में कितने मार्क्स आते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से पेपर बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए पहला प्रश्न, सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में प्रकाशित हुई है? उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? पहला है युगांत, दूसरा है पल्लव, तीसरी है ग्राम्य और चौथी है गुंजन। तो लगाइए इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा। जी, जो बी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है। जो इनकी परिवर्तन नाम की कविता है, ये परिवर्तन नाम की जो इनकी कविता है, ये 1924 में लिखी गई थी और पल्लव में ये संकलित की गई थी। और ये जो पल्लव नाम की जो ये रचना है, ये 1928 में प्रकाशित हुई थी। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1928 में। और इससे पहले जैसे आप युगांत लिख रहे हैं, युगांत इन्होंने जो है 1936 में लिखी थी। और जो ग्राम्य है, ये ग्राम्य इनकी 1939 की है, 1939 की है। और जो ये गुंजन है ये 1932 की है। तो सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध जो कविता है परिवर्तन, ये 1924 में लिखी गई थी और ये पल्लव में प्रकाशित हुई थी। और पल्लव नाम की जो इनकी रचना है ये 1928 में प्रकाशित हुई थी, जबकि इधर से गुंजन इनकी 1932 की है, ग्राम्य 1939 की है और युगांत 1936 की है। ठीक है, इनकी रचनाएं आती रहती पेपर में, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, है ना, युगांत, ग्राम्य, ये सब रचनाएं इनकी हैं। और प्रसिद्ध छायावादी कवि रहे हैं सुमित्रानंद पंत, और उत्तराखंड से इनका संबंध है, इसलिए उत्तराखंड की दृश्य भी काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे दूसरा प्रश्न चलते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न, चार चांद लगना का सही अर्थ क्या है? पहला है प्रशंसा करना, दूसरा है सम्मानित करना, यहां सम्मानित करना होना था, इसने सम्मानित करना, और अगला है पुरस्कृत करना, और डी है शोभा बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, शोभा बढ़ाना। चार चांद लगना मतलब शोभा बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तीसरा प्रश्न ये रहा, मुंडो ना कपाल नामक लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी मुंड आप जानते ही हैं और कपाल भी आप जानते ही हैं, तो मुंड ना कपाल, ठीक है जी, ना मुंड है ना कपाल है, ठीक है जी। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पहला है बुद्धि और आय एक साथ नहीं आते हैं, दूसरा है भारी भ्रम की स्थिति हो जाना, और सी है घुमा फिराकर एक ही बात करना, और अगला है अधूरी विद्या जीवन के लिए दुखदाई। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी वाला, घुमा फिरा करके एक ही बात करना, मतलब मुंड और कपाल घुमा फिरा करके एक ही बात करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी क्रिया है? इसमें बताना है कि कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। पहला है झुंड, दूसरा कुशाग्रता, तीसरे गाय, और चौथा है पानी। ठीक है जी। तो है तो ये सारी संज्ञाएं ही हैं, लेकिन जो भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है? कुशाग्रता है। तो हमारा बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न रहा, धातु के आगे कर लगाकर कौन सी धातु के आगे कौन सी
कौन सी क्रिया, कौन सी क्रिया बनाई जाती है? धातु के आगे कर लगा करके कौन सी क्रिया बनाई जाती है? पहला है तत्कालिक क्रिया, दूसरा परिणार्थमक क्रिया, और तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, और चौथा है नाम धातु क्रिया। तो हमारा इनमें से जो आंसर हो जाएगा, जहां पर कर आता है कर, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। जैसे एग्जाम्पल के लिए चलकर हो सकता है, ठीक है जी, पढ़कर हो सकता है, लिखकर हो सकता है। तो ये सारे जहां जहां पर कर आ गया, पहले लिखना है और उसके बाद कुछ और करना है, पहले पढ़ना है तब पढ़ने के बाद कुछ और करना है, चलना है और चलने के बाद कुछ और करना है, तो ठीक है जी, पूर्वकालिक क्रिया। तो यहां पर हमारा आंसर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, पुनश्च शब्द का शुद्ध अंग्रेजी रूपांतरण निम्न में से कौन सा है? तो ये इस प्रकार से चार विकल्प दिए हैं, इन चार विकल्पों में से आपको चुनाव करना है कि पुनश्च शब्द का शुद्ध अंग्रेजी रूपांतरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है, पोस्ट स्क्रिप्ट करके इसका सही आंसर होगा पुनश्च शब्द का शुद्ध अंग्रेजी रूपांतरण। आगे बढ़ते हैं, अगला सातवां प्रश्न, प्रमुख गढ़वाली शब्द, प्रमुख गढ़वाली शब्द, प्रमुख गढ़वाली शब्द और उनका अर्थ, ये वो होना था, प्रमुख गढ़वाली शब्द व उनका अर्थ सही मेल नहीं है। कौन सा सही मेल नहीं है? पहला है अंगवाल का आलिंगन, बथों का हवा, कुचल्य का गोंद और सुइणा का साथी। तो इनमें से देखो, अंगवाल आलिंगन सही है, बथों हवा भी सही है, खुचल्य गोंद भी सही है। जो सुइणा है ये साथ ही नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सुइणा का मतलब एक प्रकार से सपना से लगाया जाता है, ठीक है जी, सुइणा आया, सपना आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश के कर्मानुसार, शब्दकोश के कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब शब्दकोश में जिस प्रकार से इनका कर्म आता है उस हिसाब से इनको व्यवस्थित करना है, ठीक है जी। और मैं आपको जो है हिंदी में बता चुका हूं कि कैसे जो है कर्म लगाया जाता है शब्दकोश में। यूट्यूब में जो है हिंदी की जो क्लासेस पड़ी हुई है उनमें उनमें मैंने आपको बता रखा है शब्दकोश कर्म के अनुसार। देखो आप, इसमें होता क्या है कि जब हम शब्दकोश लगाते हैं तो सबसे पहले जो है जो अनुस्वार आता है, ये वाला ये आता सबसे पहले, यहाँ पर ये होना था, अंकुर होना था इसने। तो सबसे पहले जो है जिसके ऊपर अनुस्वार होता है ये सबसे पहले आता है, तो 5 नंबर सबसे पहले आएगा। और 5 नंबर अगर सबसे पहले है तो 5 नंबर देखो इनमें से केवल जो है देखो आप, या तो यहाँ पर है या तो यहाँ पर है, तो ये तो हो नहीं सकते, ठीक है जी। 5 नंबर सबसे पहले है। 5 के बाद दूसरे नंबर पर देखो 5, यहाँ देखो इनमें से ये तो सबसे 1 नंबर पे हो गया, सबसे पहले ये आएगा, 5 नंबर सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद इन पे देखते हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये छोटा है, ठीक है जी। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इनमें से ये सेम हो गया, ये रा है बाद में आता है, माँ बाद में आता है, छा ये का के बाद आता है, तो दूसरे नंबर पर हमारे पास ये आ जाएगा। तो 5 और दूसरे नंबर पर 4, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 5 4 2 1 3, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 9वां प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंधकार के कौन है? पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा श्याम सुंदर दास, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है गुलाब राय, ठीक है जी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध एनसीईआरटी का है, सी की तरफ जो जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध। 10वां प्रश्न देखना, क्रिया की किस रूप में, क्रिया की किस रूप में कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, लिंग परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है जी। देखो भविष्यत, भविष्यकालिक रूप में, वर्तमानकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में और भूतकालिक रूप में, ठीक है जी। भविष्यत काल में
वर्तमान कालिक में आज्ञार्थक रूप में भूतकालिक क्रिया में। तो हमारा सही आंसर होगा डी वाला भूतकालिक क्रिया में। कैसे? जैसे एग्जांपल देखो, कैसे जो है लिंग चेंज नहीं होता है। जैसे मैं लिखा राम ने दूध पिया, राम ने दूध पिया था या दूध पिया। और अगर मैं यहां पर राम की जगह कर्ता अगर चेंज कर देता हूं, सीता ने दूध पिया, या राम ने कल दूध पिया, ऐसा भी लिख सकते हैं। राम ने कल दूध पिया, है ना, सीता ने कल दूध पिया था। तो यहां पर जो है कर्ता चेंज करने के बाद भी यहां पर क्रिया नहीं बदल रही है, सेम रह रही है। जबकि यहां पर देखेंगे भविष्य काल में, है ना, राम राम दूध पिएगा, दूध पिएगा। जबकि सीता, देखो ठीक है जी, यहां पर देख लेते हैं। जबकि सीता दूध पिएगी। ठीक है जी, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है जी, या हम बोलेंगे राम नाचेगा, राम नाचेगा। यहां पर बोल सकते हैं सीता नाचेगी। तो यहां पर देखो, यहां पर गा है और यहां पर गी है। यहां कर्ता के हिसाब से क्रिया लगेगी, यहां भी कर्ता के हिसाब से। तो यहां क्रिया चेंज हो रही है। ठीक है जी, जबकि यहां वर्तमान में देखेंगे राम जाता है, सीता जाती है, तो तभी भी क्रिया चेंज हो रही है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ऐसी कंडीशन में भूतकालिक जो क्रिया का रूप बनेगा कि राम ने दूध पिया था, सीता ने दूध पिया था, यहां पर लिंग चेंज नहीं होता है। क्रिया की जिस रूप से कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है वहां पर, ठीक है जी, लिंग परिवर्तन नहीं होता है। वो कौन सा काल होता है? तो हमारा आंसर आएगा भूतकालिक काल या भूतकाल। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न। भारत महान देश है जिसमें कई धर्मों के लोग रहते हैं, वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला विकल्प, मिश्र वाक्य। भारत महान देश है जिसमें कई धर्मों के लोग रहते हैं, ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, अगर इतना होता भारत एक महान देश है तो ये एक सरल वाक्य हुआ करता। आगे देखो अगला 12वां प्रश्न। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? पहला है राधा कृष्ण गोस्वामी, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी है अंबिका दत्त व्यास, और डी है लाला भगवान दीन। तो हिंदी प्रदीप नाम का जो ये समाचार पत्र है, ये बार बार जो है पेपरों में आता रहता है। इसके जो संपादक हैं ये कौन है? बालकृष्ण भट्ट, बी। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? कमला, हरिप्रिया, भार्गवी और अंबालिका। तो यहां पर जो है कमला, हरिप्रिया, भार्गवी, ये सारे के सारे जो है किसके पर्यायवाची हैं? लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो हमारा डी आंसर जो है ये यहां पर जो है पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न। रसगुल्ले में मिठास अधिक है, वाक्य में विशेषण छाटिए। वाक्य में विशेषण छाटिए। पहला है परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, सी है रीतिवाचक विशेषण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रसगुल्ले में मिठास है, तो मीठा होना एक प्रकार से गुण है, और ये गुणवाचक विशेषण हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की संख्या ज्यादा है इसलिए थोड़ा मैं फटाफट चल रहा हूं। ठीक है जी, जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी, अविकारी, रूढ़ और योग रूढ़। तो जो लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, ठीक है जी, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अविकारी मतलब जिनमें विकार नहीं होता है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, और विकारी मतलब जिनमें परिवर्तन होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है जी, विशेषण, ये सब विकारी शब्द है। और जैसे क्रिया विशेषण है, ये अविकारी शब्द है। आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पहला है लोकायतन, दूसरा है संस्कृति के 4 अध्याय, तीसरा उर्वशी,
और चौथा है रश्मिरथी। तो इस 16 का सही आंसर हो जाएगा बी, संस्कृत के 4 अध्याय। ध्यान रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा हुआ यहाँ पे, अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार होता तब आंसर उर्वशी होता है। यहाँ पर संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको जो है, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए क्या मिला था, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जबकि इनको जो है उर्वशी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यहाँ पर बी वाला हमारा आंसर होगा, साहित्य अकादमी पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न, तुम तो है ना कालू हाँ जनु लावा, पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और रूपक अलंकार। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी वाला, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है जी, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है जी, यहाँ पर जनु शब्दारक है, जनु जानो जनो मनु मानो मनो, अक्सर जो है उत्प्रेक्ष अलंकार में देखने को मिलता है। जहां सी सम सरिस आता है वहां अक्सर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्ष अलंकार। आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न, पत्रिका में किसी कहानी या लेख में प्रकाशित करना, यानी पत्रिका में किसी कहानी या लेख, पत्रिका में किसी कहानी या लेख को प्रकाशित करना कहलाता है। पत्रिका में किसी कहानी या लेख में प्रकाशित करना क्या कहलाता है। थोड़ा सा टाइपिंग में आगे पीछे हो गया ये, यहां पर ये होना था कि किसी पत्रिका में कहानी या लेख, किसी पत्रिका में कहानी या लेख को कई भागों में प्रकाशित करना क्या कहलाता था, क्या कहलाता है। इस टाइप से क्वेश्चन होना था, फीचर, संपादकीय, स्तंभ और धारावाहिक। तो हमारा आंसर होगा डी, धारावाहिक। जो स्तंभ होते हैं इसमें कोई कवि जो है अपना लेख लिखता है, और संपादन तो आप जानते हैं कि जो संपादन का जो संपादकीय होता है, या संपादकीय अलग से पेज भी आता है एक, जिसमें संपादन कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और फीचर एक विधा है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, डी। 19वां देखो, निम्न में से किस कहानी पर फिल्म रजनीगंधा बनी है। एनसीईआरटी का ये भी, ठीक है जी, एनसीईआरटी का है। रजनीगंधा फिल्म बनी हुई है, किस पर बनी है, महाभोज में, यही सच है, आपका बंटी, बिना दीवारों पर। तो हमारा आंसर आएगा यही सच है, मनु भंडारी की है। ये भी आपका बंटी, ये मनु भंडारी कई बार पेपर में आ रखी है। यही सच मनु भंडारी कई बार आ रखी है। महाभोज मनु भंडारी की है। और इस यही सच पर जो है रजनीगंधा नाम की जो फिल्म बनी हुई है वो मनु भंडारी की यही सच नाम की रचना पर बनी हुई है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न। ये रहा 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तत्काल कविता करने वाला सतकवि, जिसकी आंखें नीली हो, ठीक है जी, जिसकी आंखें नीली हो मीनाक्षी, पूर्व और उत्तर की ओर के बीच की दिशा ईशान, और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। देखो शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है, देख लेते हैं यहाँ पे, जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है ये मावट कहलाती है, मावट कहलाती है। और जिसकी आंखें नीली हो वो एक प्रकार से जो है नीलाक्षी कहलाती है, नीलाक्षी या नीलाक्ष। और तत्काल कविता करने वाला जो है ये क्या कहलाता है, आशु कवि कहलाता है। तो इस प्रकार से पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा ईशान है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है वो क्या है, ईशान कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न ये रहा, ये उत्तराखंड का है। यहां से हमारा उत्तराखंड शुरू हो गया। 21वां प्रश्न, उत्तराखंड में देख लेते हैं, उत्तराखंड में यहां पर डा इसमें होना था, ठीक है। उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है, किस रूप में की जाती है, वनों की सुरक्षा हेतु, दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु, और फसलों की सुरक्षा हेतु। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला, दुधारू मवेशियों की सुरक्षा के लिए जो है उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है। आगे देख लेते हैं 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला हिमालय का इतिहास, पहला क्या है, हिमालय का इतिहास, डॉक्टर अजय रावत। दूसरे मसूरी मेडले, प्रोफेसर गणेश शैली। हिमालय ट्रेवल्स, जोत सिंह नेगी। और होली हिमालय, ई शेरमन ओकले।
कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है? ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहां पर ये ना होकर के मदन चंद्र भट्ट, ये जो पुस्तक है ये मदन चंद्र भट्ट जी की पुस्तक है हिमालय का इतिहास, तो इसलिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमारा पहला वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सारा ये सुमेलित है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 23वां प्रश्न। किस मुगल बादशाह ने, ठीक है जी, किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? ढूंढने हेतु सर्वेक्षण दल भेजा था। पहला अकबर, जहांगीर, दूसरे शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला, कौन सा है? अकबर। ये पहला वाला आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फटाफट चलते हैं। 24वां निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार में नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल का राजकुमार जो है मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? मेदिनी शाह, फतेहपति शाह, उपेंद्र शाह, राम शाह। तो हमारा आंसर आ जाएगा पहला वाला, मेदिनी शाह। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 25वां प्रश्न रहा। कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं रूल, कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष जो है, किस वर्ष लागू किए गए? 1874 में। किस वर्ष लागू किए गए? किस वर्ष लागू किए गए? 1874, 1917, 1940, 1947। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1917 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टिहरी रियासत में, टिहरी रियासत में डिप्टी कमिश्नर के अधीन, टिहरी रियासत में डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे। किसके समय में? लेफ्टिनेंट कर्नल एन के समय में, कर्नल एन के समय में, एच.वी. हियरसे के समय में, विंडहम के समय में, कैप्टन हेडर के समय में। तो हमारा आंसर होगा सी वाला, डिप्टी कमिश्नर विंडहम के समय में जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे। आगे देख लो, अगला 27वां प्रश्न है। बाढ़हाट शक्ति स्तंभ किससे संबंधित है? ठीक है जी। ये अभिलेख, बाढ़हाट शक्ति स्तंभ जो अभिलेख है, ये किससे संबंधित है? पहला है गोह से, दूसरे सर बर्मन से, और अगला है सेन बर्मन से, और अगला है चक्रेश्वर से, चक्रेश्वर से। तो हमारा आंसर होगा पहला वाला। ठीक है जी। ये नाग राजा है, नागों का जिक्र मिलता है इसमें। तो गणेश्वर नाग करके एक राजा हुए हैं, उनका बेटा जो है गुह नाग हुआ है। बाढ़हाट शक्ति स्तंभ में इसके बारे में जिक्र मिलता है। शिव प्रसाद डबराल चारण का जो उत्तराखंड का इतिहास है, उसमें इस गुह नाग का जिक्र है। आगे देख लेते हैं 28वां प्रश्न। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए थे? किसने चित्रेश्वर प्रकार के जो है सिक्के जारी किए थे? ठीक है, आपने देखा होगा अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के, अमोघ भूति प्रकार के सिक्के, ये किनके थे? कुनिंद राजाओं के थे। आगे बढ़ते हैं 29वां प्रश्न। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवास, अस्थायी आवास किस नाम से जाना जाता है? पहला है मैथ, दूसरा खर्क, तीसरा खादू, और डी है खरसाल। तो इसका जो आंसर होगा ये बी वाला है, खर्क। अस्थायी आवास को जो है खर्क। आगे देखो 30वां प्रश्न। नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया? पहला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बी है राज्यपाल गुरमीत सिंह ने, और सी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और डी है रेखा आर्य ने। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है जी। नयार उत्सव, नयार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पौड़ी जिले में मनाया जाता है जी। आगे बढ़ते हैं 31वां प्रश्न। ऊंटा दुरा दर्रा उत्तराखंड, ऊंटा दुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किस किस एक के समीप स्थित है? यानी कौन से हिमनद के पास में है? पहला पिंडारी हिमनद, दूसरा मिलम, तीसरा कपनी, और चौथा है सुंदरढुंगा। तो बताना कि इन कौन से ग्लेशियर के पास में जो है ऊंटा दुरा दर्रा है। तो पहली बात है कि ऊंटा दुरा जो दर्रा है वो कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और पिथौरागढ़ में जो ऊंटा दुरा दर्रा है, ठीक है जी, पिथौरागढ़ में इनमें से कौन सा दर्रा है? ये मिलम दर्रा है। तो यहां से आसान जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला 32वां प्रश्न। नदियों एवं उन पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को सुमेलित करें। ठीक है जी। यहां पर नदी बनी हुई है और ये आपको जो है सुमेलित करना है, कौन सा इनमें सही होगा?
तो देखिए जो कोटेश्वर बांध है या कोटेश्वर परियोजना है ये भागीरथी नदी पर है। जो कुल्हाल है यहाँ पर ये 1 पे जाएगा, तपोवन ये विष्णुघाट में जाएगा और ये विष्णुप्रयाग किस में आएगा, 2 में। तो देखिए ए का 3, ए का हमें 3 चाहिए, ए का हमें जो है 3 चाहिए। अब इसमें ये है ए का 3, बहुत आगे पीछे करा हुआ, ऐसे में मिलाने में समस्या आती है। ए के 3 में जो है ये वाले हैं, फिर इधर से यहां से देख लेते हैं, ये इसमें है। दूसरा है बी वाला, बी का है 1, बी का हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए जी, बी का 1, बी का 1, ठीक है जी, ये ठीक आ रहा, बी का 1 हो गया, 3 का ये हो गया, और 2 का सी, इधर से 2 का इधर से हमें 3 1 2, ये सी है ना ये, तो ये ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, और इधर से सी का 2 चाहिए, सी का ये सी है और सी का 2 चाहिए, सी का ये हो गया, सी का 2 चाहिए, ठीक है जी, सी का 2 हो गया, और हो ही गया ये डी वाला जो है, सी का जो सी वाला विकल्प है, तपोवन विष्णुघाट, तपोवन विष्णुघाट, ये तपोवन विष्णुघाट, सी का कौन सा प्रश्न है ये, 32वां प्रश्न है ना ये, 32वां, 32वां का 1 सेकंड है, 32वां का 32वां का देख लेते हैं। कुल्हाल आसन ठीक है, कोटेश्वर भागीरथी ठीक है, तपोवन विष्णुघाट डी है। तो हमें चाहिए सी का 4, 3 का यहाँ भी तो है, ये ए का यहाँ भी है, यहाँ भी तो है, यहाँ तो नजर ही नहीं पड़ रही, 3 3, ठीक है जी, ये 3 हो गया, बी 1 ये भी हो गया, सी 4, सी का 4 और डी का 2, ये वाला जी। ये नंबरिंग जो आगे पीछे हो रहा है ना, ये इस वजह से ये खिचड़ी पक रही है इसमें, तो ये अगर साफ होता तो फटाफट हो जाता। तो डी वाला विकल्प की तरफ जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जो 32वां क्वेश्चन है, 32 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गोविंद बनर्जी बिहार 1955, फूलों की घाटी 1982, और केदारनाथ बनर्जी बिहार 1979 नहीं होना था, यहाँ पर 1972 होना था। तो क्या बोला, सुमेलित नहीं है, तो क्या सुमेलित नहीं है, सी वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त कीजिए, सही उत्तर प्राप्त कीजिए। तो यहां पर देखेंगे सही उत्तर प्राप्त करेंगे जी, कुमाऊं मंडल विकास निगम ये है जी नैनीताल में, नैनीताल में। तो ए का हमारा निकल रहा है 3, ए का हमारा निकल रहा है 3, ए का 3 हो गया, ए का 3 है, डी की तरफ आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 34 का जो है हमारा डी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो 34 का डी 1 से आंसर आ रहा है, और इसके हिसाब से देख ले तो 4 का बी है, 4 का बी है, बी एच एल हो गया, सही है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में यूसीसी कब लागू किया, यूसीसी कब लागू किया, 26 जनवरी 2025, 27 जनवरी 2025, 28 जनवरी 2025 और 29 जनवरी 2025। बी जवाब बिल्कुल सही आंसर होगा, 27 जनवरी 2025 इसका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी यूसीसी के लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उसमें सारी डिटेल बताऊंगा आपको। 36 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहां पर जो शिव का ये तांडव नृत्य होता है, पांडव का जो है पांडवार्थ नृत्य होता है,
देवताओं का जागर नृत्य होता है और पार्वती का लास्य नृत्य होता है। तो 1 का 3, अब यहाँ देखो, यहाँ साप वह मिलाने के लिए 1 का 3, 1 का 3 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये तो हो नहीं सकते, ये तो पहले हट गए। यहाँ साफ सुथरा है तो यहाँ मिलाने के लिए बहुत आसान है। अब बी का में क्या चाहिए, 1, बी का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर सी का क्या चाहिए, 4, सी का 4 चाहिए, सी का 4 कहाँ है, यहाँ पर है जी। तो हमारा बी वाला जवाब बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है जी, तो 36 का जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, 3 1 4 2। आगे बढ़ते हैं। 37वां, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय जो है, उप कार्यालय स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था, तो देहरादून में। और कब स्थापित किया गया था, जून 2006 में। तो इसका सी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही होगा। आगे देखो, 38वां प्रश्न है, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया। पहला गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, बी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, सी है हेमंती नंदन विद्यालय श्रीनगर, श्रीनगर हेमंती नंदन, ठीक है जी, गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो हमारा सी वाला जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी वाला नहीं। तो 38 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प। आगे देखो, 39वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है जी, है सरल है लेकिन कोड करने से जो है थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है। ठीक है जी, तो देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। श्रृंगकंठ दर्रा किसके बीच में है जी, उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में। तो ए का हमें दूसरा चाहिए जी, ए का दूसरा या तो यहां पर है और या तो यहां पर है जी। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। दूसरा देखो जी, दूसरा देखेंगे, यहां पर है लासपा, और लासपा जो है ये पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में है, यानी बी का ए, बी का ये हमारा सही आंसर जा रहा है। और चौथे का मिला भी लेते हैं, सी, चौथे का 4 का सी, ठीक है जी, ये चौथे का सी उत्तरकाशी तिब्बत, और इधर से जो डी का 3 है, ये डी का 3 है चमोली बागेश्वर। ठीक है, डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो है हमारा डी बिल्कुल एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 40वां प्रश्न देख लो, ट्रांस हिमालय की खोज, ट्रांस हिमालय खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। पहला है स्वेन हेडन ने 1936 में, और बी है फ्रैंक स्मिथ ने 1930 में, और अगला है विल टिलमैन ने 1921 में, और डी है लीवा शेरपा ने या लावा शेरपा ने, जो भी है। तो हमारा सही जो आंसर होगा ए वाला होगा। स्वेन हेडन ने जो है 1936 में जो है इस ट्रांस हिमालय की जो है खोज करी थी। तो 40 का हमारा हो जाएगा पहला वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं, 41वां, उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में स्थित बुग्याल के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 41वां, 41 देखना आपने। क्वेश्चन नंबर 41 का मिलाना है आपको, मिलाओ, प्रश्न आपके सामने है, मिला लीजिए, टाइम लीजिए 5 सेकंड का, मिलाओ फटाफट करके। देखिए, सबसे पहले कपनी जो है बागेश्वर में बिल्कुल सही है, बरमी ये भी रुद्रप्रयाग में सही है, सहस्त्र ताल टिहरी में है, और कुछ कल्याण बुग्याल का है उत्तरकाशी में है। तो ए का ए यहां भी है और यहां भी है, या तो ये या तो ये, यहां भी जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, ये आंसर नहीं है। बी का 2, ये बी का 2 जा रहा है, बी का 2 यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है। सहस्त्र ताल सी का 4, सी का 4 यहाँ, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी का 4 पहला वाला। ठीक है जी, ये कोडिंग वाले होते तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कई बार आदमी उलझ जाता है, टाइम ज्यादा लगता है इनमें, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं है उनका टाइम तो ज्यादा ही लगता है। आगे देखो, किस वर्ष में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से हटाकर रानीखेत अल्मोड़ा लाया गया था। पहला है 1948, दूसरा 1950, तीसरा 1916, डी है 1938।
तो हमारा आंसर होगा पहला वाला 1948 में मुख्यालय कहाँ लाया गया? रानीखेत में। और रानीखेत कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। कहाँ है जी? रानीखेत कहाँ है? अल्मोड़ा में है जी। और रानीखेत अल्मोड़ा में जो है इसका मुख्यालय 1948 में लाया गया था। ठीक है जी। जबकि इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 1945 में। और 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? आगरा में। तो 1945 में आगरा में बनाई गई थी और 1948 में रानीखेत अल्मोड़ा में जो है इसका मुख्यालय लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न है, राज्य में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय कहाँ स्थित है? अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बताना है और ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, लीजिए। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और इनमें से कोई नहीं। बताओ सही आंसर क्या होगा? जो एक की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है, देहरादून इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार या कौन सी राज्य सरकार संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात। हम उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं। उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर है। उत्तराखंड सरकार की तैयारी है कि हम संस्कृत को जो है अनिवार्य विषय बनाते हैं। 45वां देखो, उत्तराखंड राज्य में स्थित वन्यजीव विहार के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुने। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई जी? 1955। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई जी? 1972। ठीक है जी। तो हमारा पहले का हो गया दूसरा, पहले का दूसरा ये रहा, पहले का दूसरा और भी कहीं, पहले का दूसरा कहीं नहीं है जी। और दूसरे का तीसरा चाहिए हमें, दूसरे का तीसरा ये रहा। तो पहला वाला हमारा सही जा रहा जी, बहुत आसान है, एक मिलाने से ही हमारा आंसर निकल गया। तो 45वां क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा पहला जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से सुमेलित नहीं है, बता रहे कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? लोकरत्न पंथ ये डैश करना साहित्य से है। बद्रीदत्त पांडे ये डैश करना, यहाँ पर ये स्वतंत्रता सेनानी है, इनका संबंध साहित्य से है। मुरली मनोहर जोशी ये राजनीतिज्ञ है, ये भी सही है। तो हमारा देखो सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है? डी वाला सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47वां, अंग्रेजों तथा गोरखा सेनापति बलभद्र सिंह के बीच निर्णायक युद्ध देहरादून के किस स्थान पर हुआ था? खुड़बुड़ा, सेलाकुई, गुच्चूपानी, खलंगा। ठीक है जी। अंग्रेजों और गोरखा सेनापति बलभद्र सिंह के बीच में निर्णायक युद्ध देहरादून में किस स्थान पर हुआ? तो हमारा आंसर होगा डी, खलंगा का युद्ध कब हुआ? 1814 में हुआ था, 1814 में। और खुड़बुड़ा का युद्ध प्रदुमन शाह और गोरखों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है जी। कब लड़ा गया था? ये बहुत आसान है। ठीक है जी, आप सबको आता होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न मंदिरों में से सुमेलित नहीं है। कमलेश्वर पौड़ी, गुरना माता मंदिर डैश करना उत्तरकाशी, ये पौड़ी। चटकेश्वर मंदिर डैश करना है पिथौरागढ़, और टपकेश्वर डैश का लिखना देहरादून। ये इकट्ठा हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो इनमें से देखो कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो कमलेश्वर मंदिर भी सुमेलित है, इधर ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित है। तो हमारा आंसर होगा बी, गुरना माता का मंदिर पिथौरागढ़ में है। आगे बढ़ते हैं। जागेश्वर में मारतोला आश्रम के संस्थापक कौन है? माधव आशीष, हरगोविंद पंत और गंगोत्री गढ़दयाल और राजेश मोहन। तो जागेश्वर में जो मरतोला आश्रम बना रखा है माधव आशीष ने, अंग्रेज संत भी हम इसको बोलते हैं। 50वां देखो, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है जी। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना तो भाई कब हुई? 1912 में हुई। ठीक है जी। फिर आगे चल करके देखो
ये है गढ़वाल डिबेटिंग क्लब। काशीपुर खद्दर आश्रम की स्थापना 1918 और अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब ये तो 1870 का है। तो ऐसे में इनमें से जो है ये तो आंसर बिल्कुल सही है, सी वाला। काशीपुर में खद्दर आश्रम की जो स्थापना हुई ये 1918 में जो है किसके द्वारा की गई थी? गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। गोविंद बल्लभ पंत द्वारा काशीपुर में खद्दर आश्रम की स्थापना की गई थी। कब? 1918 में। और अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 1912 में हुई थी। और अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नरेंद्र शाह कालीन घटनाओं में सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? कृषि बैंक की स्थापना 1920, हाईकोर्ट की स्थापना 1938, रेड क्रॉस, ठीक है जी, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1934, ये भी सही है। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना 1913। तो देखो ये सुमेलित नहीं है, तो ये है, ये भी है, तो ये हमारा आंसर होगा डी वाला, ये सुमेलित नहीं है। ये जो है 1911 के आसपास स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, बॉटेनिकल गार्डन लंदन की, बॉटेनिकल गार्डन ये रहा ये प्रश्न। बॉटेनिकल गार्डन लंदन की ओर से फूलों की घाटी में यात्रा करने के लिए आई जॉन मार्गरेट लेगी की मृत्यु जो है कब हुई थी? 4 जुलाई 1938, 4 जुलाई 1940, 4 जुलाई 1939 और 4 जुलाई 1937। तो क्वेश्चन नंबर 52वां का बताना आपने कि कौन सा विकल्प सही है। जो सी की तरफ है ये करेक्ट आंसर है। 4 जुलाई 1939 को जो है फूलों को चुनते चुनते जो है भगवान ने इनको जो है चुन लिया था। तो इसका आंसर होगा सी, बॉटेनिकल गार्डन लंदन की ओर से फूलों की घाटी में आई यात्रा करने के लिए जॉन मार्गरेट ले की मृत्यु कब हुई? 4 जुलाई 1939। कहां हुई? फूलों की घाटी में, और वहीं पर इनकी जो है समाधि भी है। आगे देखो अगला प्रश्न। निम्न में से कुलिंद नरेशों से संबंधित है कौन सा राजा जो है कुलिंद वंश से संबंध रखता है? विग्रहराज, पृथ्वीराज, घनभूति, अमोघभूति, कृष्णदेवराय, राम राय। तो हमारा आंसर होगा बी वाला, अमोघभूति और घनभूति या धनभूति। 54वां प्रश्न ये रहा, बड़तवाल समिति के अध्यक्ष कौन है? मैं सीधा आंसर पढ़ता हूं। ठीक है जी, विनोद बड़तवाल। आगे चलते हैं। 55वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करता है? यानी यहां पर बताना यह है कि लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में, लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सा है? तो सी वाला हो जाएगा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। 55 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। 55 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो पहला वाला है मुख्य सीमांत भ्रंश, जो ये वाला है मुख्य सीमांत भ्रंश, इसको जो है एमबीटी हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एमबीटी, यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट बोल सकते हैं, मुख्य सीमांत भ्रंश। और मेन बाउंड्री जो फॉल्ट है ये मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में है। ये किसके बीच में है? मध्य हिमालय प्लस शिवालिक श्रेणी के बीच में। मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में एमबीटी है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, यानी मुख्य सीमांत भ्रंश है। और यहां पर जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश है एमसीटी बोल सकते हैं इसको, एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये किसके बीच में है? लघु हिमालय बोलो चाहे मध्य हिमालय बोलो, एक ही बात है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और प्लस किसके बीच में? महान हिमालय में। तो हमारा जो आंसर होगा 55 का वो क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न, पंच केदारों में
पंच केदारों में किस केदार में 12 महीने कपाट खुले रहते हैं? पहला है केदारनाथ, दूसरे रुद्रनाथ, तीसरे तुंगनाथ, डी है कल्पेश्वर। तो कल्पेश्वर में कभी कपाट बंद होते नहीं है, यहाँ 12 महीने जो है कपाट खुले रहते हैं। कल्पेश्वर कहाँ पड़ता है? कल्पेश्वर चमोली में है। और एक जो है कल्प केदार मंदिर पड़ता है। अगर बोलेंगे कल्प केदार मंदिर कहाँ है, तो हम बोलेंगे जी उत्तरकाशी में है। कल्प केदार मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और कल्पेश्वर मंदिर कहाँ है जी? चमोली में है। और कल्पेश्वर जो मंदिर है इसके कपाट जो है 12 महीने जो है खुले रहते हैं, कभी बंद नहीं होते हैं। किस किस स्थान पर श्री नंदा देवी राजराजेश्वर का मंदिर स्थापित है? नंदकेश्वरी, कुरुड़, बाण और देवाल। तो इसमें देखो छोटी नंदेवी जो राजजात यात्रा शुरू होती है ये इधर कुरुड़ से ही शुरू होती है और बेदनी बुग्याल तक जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला कुरुड़। चमोली में पड़ता है कुरुड़। 58वां देखो, उत्तराखंड राज्य सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे, यानी छठा वित्त आयोग बनाया गया है जिसकी सिफारिशें अब 2026 से 5 साल के लिए लागू होनी है। ये एन रविशंकर। एन रविशंकर हमारा आंसर होगा। 58 का जो है सही आंसर होगा, जो हमारे पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं एन रविशंकर। इनकी अध्यक्षता में छठा वित्त आयोग गठित हो गया है। 26 उसकी सिफारिशें लागू होनी है। उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत किन स्थानों के बीच हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है? देहरादून, हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार। ये अलग अलग होना था, इकट्ठा हो गया यहाँ पर। सहस्त्रधारा गौचर और सहस्त्रधारा जोशियाड़ा, पिथौरागढ़ ये अलग होना था। ऋषिकेश, देहरादून, दिल्ली अलग होना था। तो बी जवाब जिनका सही हुए ये बिल्कुल सही आंसर है। आंसर बी 59 का सही है। 60वां प्रश्न देख लेते हैं, उत्तराखंड का लास्ट प्रश्न है। 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले बताने हैं बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम जनघनत्व किसका? उत्तरकाशी का है। क्षेत्रफल जहां ज्यादा होता है अक्सर वहां जनघनत्व जो है कम होता है, और जहां क्षेत्रफल कम होता है, एरिया कम होता है, वहां अक्सर जो है ज्यादा होता है। तो बी की तरफ जो जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ सबसे कम जनघनत्व तो उत्तरकाशी का है, 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर का है। आगे बढ़ते हैं। ये 60 प्रश्न उत्तराखंड के पूरे हो गए हैं, उत्तराखंड और हिंदी के। अब ये जीएस की शुरुआत यहां से हो गई है और पहला प्रश्न ये रहा जीएस का। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन की स्थानापन्न नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और रविंद्रनाथ टैगोर। तो लगाइए 61 का सही आंसर क्या होगा? लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या होगा इसका सही आंसर? लगाइए फटाफट, लगाइए। देखिए जो सी की तरफ जा रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर है। और अगला 62वां है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है समाप्त कर दिया जाए? ये बात इन चारों में से किसने कही थी? 4 विकल्प हैं, राजगोपालाचारी, आचार्य जीवी कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो हमारा आंसर होगा सी जवाब, जो महात्मा गांधी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम ने करी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन सदैव के लिए समाप्त हो जाता है, बी है कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है, और सी है अप्रभावित रहता है, और डी है धीमा हो जाता है। तो शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का जो अपघटन है वो धीमा हो जाता है। डी की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। 64 देखो, असेंबलर का कार्य है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना, बी है उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, और सी है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, और डी है
असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तन करना। तो लगाइए 64 का सही आंसर क्या होगा, लगा दिया होगा आपने अब तक। जो सी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना जो है ये असेंबलर का एक कार्य है। तो 64 का हो जाएगा सी जवाब। आगे देखो अगला 65। फिल्म द फॉरगेटेन हीरो संबंधित है किसके जीवन पर है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस और अगला विनायक दामोदर सावरकर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस के जीवन से संबंधित है ये पुस्तक। फिल्म द फॉरगेटेन हीरो सुभाष चंद्र के जीवन पर बनी हुई है। अगला भारत में अनेक तीर्थ यात्री श्री सैलम यात्रा करते हैं जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है क्या? श्री सैलम। ये कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में तपोवन के पास में, तमिलनाडु में अरुणाचल के निकट है, आंध्र प्रदेश में कुरनूल के निकट है, या केरल में कलाड़ी के निकट है। ठीक है जी, केरल के कलाड़ी गांव से संबंधित आदि गुरु शंकराचार्य का संबंध है। लेकिन हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा वो क्या होगा? सी वाला जवाब बिल्कुल सही आंसर होगा, सी वाला जवाब। तो आंध्र प्रदेश में जो कुरनूल है इसके पास में जो है ये श्री सैलम एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एक ज्योतिर्लिंग है, वो कौन सा है? केदारनाथ। ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा जो कृत्रिम आराम गाह है ये कहाँ स्थित है? मलेशिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इटली में, जर्मनी में। तो इसका आंसर है डी, जर्मनी में है ये। आगे बढ़ते हैं। 68 निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल कर्मानुसार स्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट को, ठीक है जी, सही उत्तर ढूंढे। अहमद शाह अब्दाली, दूसरा दे रखा है चंगेज खां, और अगला दे रखे नादिर शाह, और अगला दे रखे तैमूर। तो देखिए इसमें चंगेज खान ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था 1221 में इल्तमिश में। इसके बाद तैमूर लंग ने जो है 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, 1399 में उसने हरिद्वार पर लूटपाट की थी। तो देखो 2 और 4 कहीं पर अगर मिल जाए, बाकी ये सब बाद के हैं, 2 4 अगर कहीं मिल जाए, 2 4 3 1, ये बिल्कुल सही आंसर है सी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा जवाब हो जाएगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। जी बिल्कुल होती है जी। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और यहाँ पर मौसम संबंधी जितने आंधी तूफान वर्षा सब इस क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल के बीच में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन की सघनता पाई जाती है, तो यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। आयन मंडल में क्या होता है कि परावर्तित जो रेडियो तरंगें होती हैं ये पृथ्वी की सतह की ओर वापस परावर्तित हो जाती है। तो हमारा देखो ऊपर की 3 बातें बिल्कुल सही है, हमें बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो डी वाला जो है कोई मेल नहीं खाता है, जबकि तीनों बातें ऊपर मेल खाती हैं। ले रहा 70 प्रश्न, 17वां। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जो है शासकों के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ उनका जो है राज्य क्षेत्र दिया गया है। तो देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है इतिहास का। आदिल शाह, देखो आदिल शाह ने जो है बीजापुर में शासन किया था, इधर निजाम ने हैदराबाद में शासन किया था, और कुतुब शाही ने जो है गोलकुंडा में राज किया था। तो ए का हमें चाहिए बी, ए का बी कहाँ मिल जाएगी भाई? या तो यहाँ मिल रहा है या तो यहाँ मिल रहा है, तो इनको तो कट कर देंगे पहले, ये 2 तो कट हो गए। अब बी और डी हमारे पास रहा। बी का हमें चाहिए जी सी, बी का सी चाहिए जी, ये बी का सी ये मिल गया जी, तो हमारा ये आंसर निकल गया जी। नहीं बी का सी, ए का 2, बी का सी यहाँ भी है, यहाँ भी है जी, बी का सी यहाँ भी तो है, यहाँ भी है। फिर आगे देख लेते हैं निजाम शाही, सी का 1 चाहिए जी, सी का 1 चाहिए, सी का 1 चाहिए, यहाँ भी सी का 1 है। देखो पर 2 3 1 4, 2 3 1 4 सेम है क्या? 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये सेम हो रखा है। 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो भाई जिन्होंने बी करा ये भी सही है, जिन्होंने डी करा ये भी सही है, एक जैसे हुए ऑप्शन में। तो 70वां जो क्वेश्चन है वो 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए, 2 3 1 4। यहाँ पर 2 3 4 1 होता तो थोड़ा आगे पीछे होता ठीक था, लेकिन ये सेम ऑप्शन हो गए, तो यहाँ पर बी और डी। जिन्होंने ऑफलाइन में दिया होगा हो सकता है उसमें आंसर देख लेना, ऑप्शन ऐसे छपे हुए हैं या कोई और छपे हुए हैं, हो सकता है टाइपिंग में आगे पीछे हो गए होंगे, ये बाद में जब यहाँ पीपीटी बनाई इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूची
एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर से यहाँ पर कूट वाला आ गया जी, मिलाओ जी। देखो कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट का है, बहुत फेमस है, तो इसी से मैच हो जाएगा क्या? हमें बी का एक चाहिए, बी का एक चाहिए जी, बी का एक। बाजी हो गया काम हमारा, इतने में ही काम हो गया। तो हमारा जो 71 है, 71 का हमारा क्या निकला? सी जवाब, 71 का सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 72 देखो छत्रक शैली शिला, छत्रक शैली शिला विशिष्ट प्रकार की भू आकृति जो कहाँ दिखाई देती है हमें? नदी घाटियों में, पर्वत शिखरों पर, तटीय क्षेत्रों में या मरुस्थलों में। तो हमारा आंसर होगा डी, ये मरुस्थलों में जो है दिखाई देती है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला 73वां प्रश्न रहा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे? तो भाई यहां पर पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय तथा मोहम्मद अली जिन्ना, अगला है महात्मा गांधी तथा अबुल कलाम आजाद, और अगला है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल, स्वामी सरदानंद तथा मजहरुल हक। तो इसका जवाब होगा सी वाला, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, और उसमें यह प्रावधान किया था कि किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को जो है शक के आधार पर अरेस्ट कर दिया जाएगा और कब तक उन्हें कैद रखा जाएगा इसकी कोई जो है बात नहीं की गई थी। और जब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जो है रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, तो उनके लिए, उनको छुड़ाने के लिए जो है जलियांवाला बाग में लोग एकत्र हुए थे। वहां पर है ना जनरल डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था, जिस वजह से 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा 73 का सी जवाब बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को फिर सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला ऑप्शन देखो यहाँ पर, लगातार जो है सूची 1 सूची चल रहा है। पहला देखो यहाँ पे पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव या पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव पारित हुआ था ये कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। दूसरा देखो पूर्ण स्वराज्य दिवस, पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, इस दिन इसी के हिसाब से, क्योंकि जिस दिन संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को जब पारित हुआ था, तो इसी दिन निर्णय लिया गया था कि आने वाली प्रत्येक 26 जनवरी को जो है हम आजादी मनाएंगे, स्वराज दिवस मनाएंगे। तो ये इस प्रकार से हो गया। दांडी मार्च ये 12 मार्च 1930 का है। तो अब इतने में निकल जाएगा। देखो मिला लेते हैं, हमें चाहिए ए का 2 चाहिए, ए का 2, बस एक से ही काम हो गया हमारा। ए का 2 तो यही है जी, और तो कहीं है नहीं है। एक का बी है, एक का बी है, ठीक है जी। 4 का सी है, 4 का सी है, तो ये बी वाला जो है हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 75 में देखो, संविधान के 73वें संशोधन में प्रावधान किया गया। भाई क्या प्रावधान किया गया? पढ़ो इनको। पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, दूसरा है महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, तीसरा राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, और 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति को अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। तो ये कूट दिए गए हैं, इनमें से 1 2 1 2 3 2 3, तो डी की तरफ जो है ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। 75 का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा औरंगजेब से की गई? पहला लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा लॉर्ड लिटन, और अगला है लॉर्ड इरविन। तो जो ए की तरफ जा रहा है ये बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन का बहुत फेमस है, ठीक है जी। तो लॉर्ड कर्जन जो है अलोकप्रिय वायसराय में से एक वायसराय रहा है भारत में, और इसकी तुलना जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किससे की गई? मुगल बादशाह औरंगजेब से। आगे बढ़ते हैं। 77 बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जिस संविधान संशोधन में प्रस्तावित किया गया था वह कौन सा था? पहला है 83वां अमेंडमेंट, 83वां संशोधन अधिनियम, 84वां, 85वां, 86वां। तो
तो देखो 86वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है जी। अधिनियम 2009 में इसे अधिनियम 2009 के तहत अधिनियम 2009 बनाया गया और तब 1 अप्रैल 2010 को इसको जो है 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया। तो यहां पर हमारा आंसर जो है डी वाला होगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। 78वां प्रश्न ये रहा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। गेटवे ऑफ इंडिया, कहाँ है जी गेटवे ऑफ इंडिया? भारत का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं जी। ठीक है। दूसरा देखो जी, चार मीनार बहुत फेमस है, कहाँ? हैदराबाद में है। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। अब एक ही बचा ये वाला, ये विक्टोरियल मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में। तो हमें चाहिए ए का 4 भाई यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, या तो अब ए वाला विकल्प है या तो फिर बी वाला विकल्प है। दूसरा देख लेते हैं विक्टोरिया मेमोरियल, बी का 1 यहां जा रहे हैं हम, और इंडिया गेट सी का 3 ये जा रहे हैं, और चार मीनार 2 हैदराबाद, तो ये बी वाला विकल्प की तरफ जो जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। 78 का बी विकल्प हमारा होगा। आगे बढ़ते हैं अगला 79, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो देखो जी, लगाइए फटाफट करके, कौन सा होगा? सारनाथ, ये देखो मिला देंगे अशोक स्तंभ से। एक का बी है जी, कहीं एक का बी है कहीं, केवल और केवल यहीं पर है बी वाले में, तो यहीं से हमारा आंसर निकल रहा है। ठीक है जी। बाकी ए का 2 है, ये निकल रहा है, इतने में ही काम बन रहा है। एक से ही निकल रहा है तो बी की तरफ जो सही है वो सही है। आगे देखो अगला प्रश्न 80, देखो जी, मिलिंद पन्हा महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है या किस भाषा में लिखा गया? ठीक है जी। महाराज जो मिलिंद हुए हैं और भारत में भारतीय नागसेन बौद्ध भिक्षु रहे हैं, उनका बौद्ध संवाद है। मिलिंद पन्हों में जो है मिलिंद के प्रश्न है और नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने उसका जो है जवाब दिया, जिसमें नागसेन की जीत हुई थी। ये किस भाषा में थे, किस भाषा में लिखा गया? ये संस्कृत में, हिंदी में, पाली में, और डी है अरबी में। तो लगाइए क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा? सी की तरफ जो जा रहे हैं ये सही है, पाली में है ये। आगे बढ़ते हैं। 81वां, शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से सम्मानित किया? पहला है दारा सिको, दूसरा है सुजा, तीसरा औरंगजेब, और डी है मुराद। तो 81 का हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला वाला दारा सिको। शाहजहां ने जो है मोहम्मद इकबाल या शाह इकबाल की जो उपाधि दी थी वो किसको दी थी? दारा सिको को। आगे बढ़ते हैं 82वां, नीचे दिए गए बाबर की युद्धों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। पानीपत का युद्ध भाई ये कब हुआ? 1526 में हुआ। फिर खानवा का युद्ध, खाना पानी है 26 और खाना है 1927, और चंदा लिया फिर 1928 में, और घाघरा लिया कब? 1929 में। तो इस प्रकार से 1526, 2 पहले चाहिए हमें, 2 के बाद चाहिए 4, तो 2 4 हो गया काम, 2 4 में ही, इतने में ही हो गया, एक से ही काम हो रहा 2 से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? 4 पुस्तकें दी गई हैं और इन 4 पुस्तकों में बताना है कि कौन सी पुस्तक है इनकी। पहली है तारीख ये मुबारकी शाह, बी है फताओ या फतवा ये जहांदारी, सी है जैनुल अखबार, जारिक ये मोहम्मदी। तो इसका आंसर होगा बी वाला, फतवा ये जहांदारी। एक 2 पुस्तक लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने, एक तो है फतवा ये जहांदारी और दूसरी है तारीख ए फिरोजशाही। दूसरी कौन सी इनकी? तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक, और उसके अलावा फतवा ये जहांदारी
ये जो पुस्तक लिखी है ये जियाउद्दीन बर्नी की है, जबकि तारीख मुबारकी शाह ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है ये। तो ये वाली पुस्तक भी मोस्ट है, और एक ये वाली पुस्तकें मोस्ट है, इनको आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं 84 पे। 1858 1858-59 में लिखित एक नाटक है जिसका नाम क्या है, नील दर्पण। ये नील उत्पादकों की व्यथा को उजागर करता है, और ये किसने लिखी, कई बार पेपरों में आया हुआ भी है। रविंद्रनाथ टैगोर, दीनबंधु मित्र, सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, और डी है अक्षय कुमार दत्त। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही है। बहुत आसान प्रश्न है, सबको आना चाहिए। जो बी की तरफ जा रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है। दीनबंधु मित्र ने जो है 1858-59 में जो है नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी, और नील की खेती करने वाले जो किसान है उनकी दुर्दशा का वर्णन जो है यहाँ पर की। अंग्रेजों ने जबरदस्त नील की खेती करवाई थी भारतीयों से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं थे। इन चार में से कौन से शब्द जो है संविधान के आरंभ में सम्मिलित नहीं थे। पहला था गणतंत्र, दूसरा अखंडता, तीसरे समाजवादी, और चौथा है पंथ निरपेक्ष। तो देखिए 1 2 3 2 3 4 1 2 3, तो जो बी की तरफ जा रहे हैं ये सही होगा, क्योंकि 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान जो है स्वीकार किया गया था, और फिर आगे चल करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इस समय प्रस्तावना में जो है शुरू में जो है यहाँ पर ना तो समाजवादी शब्द था, ना ही अखंड था, और ना ही पंथ निरपेक्ष था। ये प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में, और इसके तहत समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष ये तीन शब्दावली जोड़ दी गई 42वें संविधान 1976 में। तो यानी मूल संविधान में ये तीनों शब्दावली नहीं थी। तो हमने बताना कि कौन सी सम्मिलित नहीं थी। तो ना तो 2 थी, ना 3 थी, ना 4 थी। तो हमारा आंसर बी वाला जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लगाइए इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है यह संसद की विधायी शक्ति से जुड़ा है, सही बात है। दूसरा है अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद निष्प्रभावी हो जाएगा, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता है, लिया जा सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे वापस लेना चाहे तो ले सकता है। तो एक प्रकार से जो है नहीं लिया जा सकता है, ये बात जो है सही नहीं है। तो इसलिए हमारा डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 87। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। व्यापार एवं व्यवसाय की सुंदरता, बी है विधि की समक्ष समानता, सी है प्राण एवं दैहिक सुंदरता, और डी है हमारा क्या, धार्मिक स्वतंत्रता विश्वास। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर क्या बोला हुआ है कि ब्रिटिश नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी भारतीयों को तो होगा ही होगा, ब्रिटिश नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है, कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो हमारा आंसर जवाब होगा ए वाला। ये अधिकार जो है, ये अधिकार ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है जी, जबकि ये है विदेशियों को प्राप्त, ये नहीं है विदेशियों को प्राप्त। तो यहां पर याद रखना आप, एक आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15, उसके अलावा 16, उसके अलावा 19, उसके अलावा 29, ठीक है जी, 19, उसके बाद 29 और उसके अलावा 30। 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आर्टिकल है ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये केवल और केवल उन व्यक्तियों को है जो केवल और केवल भारत के नागरिक हैं, ठीक है जी। बाकी और जो आर्टिकल है जैसे विधि के समक्ष आर्टिकल 14 है, ठीक है जी, ये एक प्रकार से विदेशियों को भी प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है। बाकी जितने भी आर्टिकल हैं इसके अलावा ये केवल ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसके अलावा बाकी जो और है वो भारतीयों को भी है, और जो है ना विदेशी मूल के है ना, जो विदेशी हैं जो यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए, उनको भी प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं 88।
राज्य के नीतिगत सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। इनमें से राज्य का यह कर्तव्य है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करे। ठीक है जी, राज्य का कर्तव्य होगा कि वो इन सिद्धांतों को लागू करे, ये सही बात है। हमें बताना है कि कथन सही नहीं है, सही नहीं है जो, या देश की सुशासन में मौलिक है, ये बात भी सही है। या राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। और अगला, यह विधायिका और कार्यपालिका के लिए एक निर्देश है। तो हमारा देखो निर्देश भी सही है। ये वाला जवाब जो है, ये वाला जो है सही नहीं होगा, क्योंकि ये कानूनी कर्तव्य लागू नहीं होते। ये कानूनी, यहाँ पर कानून जो है इनको लागू नहीं करा सकता है। राज्य का कर्तव्य अपनी इच्छा है, अगर लागू करना चाहे तो अच्छी बात है, लेकिन कानूनी तौर पे इनको लागू नहीं किया जा सकता है। तो 88 का सी जवाब जिन्होंने करा है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 89 में गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीतने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी क्या थी? खर्ची पूजा, महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, और अगले पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी के खिलौने। तो इसमें बी वाला जो है ये ज्यादा उचित है, सही आंसर है। उत्तराखंड की झांकी को इस बार तीसरा स्थान मिला है, उत्तर प्रदेश की झांकी को जो पहला स्थान मिला है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन खेलों का विषय किए जाने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल क्या है? ये टाइपिंग में मिस्टेक इन्होंने आगे पीछे करी हुई है। ये देखो 28 जनवरी 2025 को जो है देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया है। और इन खेलों का विषय क्या है, इस प्रकार से प्रश्न होना था, है ना। इसका विषय क्या है? विविधता में एकता, डिजिटल इंडिया, ग्रीन गेम्स और सभी के लिए। तो यहाँ पर सी जवाब, सी की तरफ जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके लिए एक नई वीडियो लाऊंगा मैं, जो ये अभी 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में चल रहे हैं, आगे बताएंगे। अब यहां से देखिए, ये हमारा पूरा हो जाता है, 90 प्रश्न तक का पूरा हो गया काम। अब इसके बाद जो है रीजनिंग का जो है पोर्शन शुरू होने वाले हैं। 10 क्वेश्चन अब रीजनिंग के हमें कवर करने हैं। लगाइए तब तक रीजनिंग का प्रश्न लगाइए आप। लगा दिया होगा आपने, आंसर निकाल दिया होगा। देखिए एक सीरीज दी हुई है यहाँ पे, इसी सीरीज के हिसाब से हमें चलना है। 15 + 3 18, 18 + 4 24, ठीक है जी। 18 और 6 24, 18 और 6 24, 18 4 22 होता है ना, और 24 3 + 6 और +6, तो यहां पर होगा +12, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 2 3 12। अब देखो यहां से 3 + 3 हो रहा, फिर +6 हो रहा, फिर +12 होगा, दुगना दुगना हो रहा, तो यहां पर फिर +24 हो गया, 24, और 6 और 4 10 की 0, 1 3 2 5 और 1 6, तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? 60। तो जिन्होंने 60 करा है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कर लिया होगा आपने, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ो, करो इस प्रश्न को, आप करिए फटाफट इस प्रश्न को। 15 18 24 36 और बतानी है लुप्त संख्या कौन सी है। वही प्रश्न है कि ये चेंज नहीं हो, ये तो वही प्रश्न आ गया जी। ये हाँ, ये वाला तो हमने कर दिया। एक प्रश्न कर रहा है 92 में बताना है कि त्रिकोण में पुलिस ऑफिसर है। करो फटाफट। त्रिकोण का मतलब क्या है? पुलिस ऑफिसर है। तो देखो यहां पर लिख देते त्रिकोण, ये पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, त्रिकोण हो गया पुलिस ऑफिसर। सम चतुर्भुज से लंबे और वृत्त से शक्तिशाली। सम चतुर्भुज से क्या है? लंबे, लो जी ये लंबे हो गया। और आगे क्या बोलता है? वृत्त, वृत्त से क्या है? शक्तिशाली, ये हो गया शक्तिशाली। सबसे पहले तो इन चित्रों में देखो, चित्र हमारे पास बना हुआ दिया रहता है, बस लिख देना है और आप जो बोल रहे हो वो कर देना है।
अब बताना क्या है, शक्तिशाली पुलिस अफसरों को जो लंबे नहीं है प्रदर्शित किया जाएगा। क्या बताना है कि शक्तिशाली पुलिस ऑफिसर हैं पर लंबे नहीं है। शक्तिशाली पुलिस ऑफिसर, शक्तिशाली पुलिस ऑफिसर, ठीक है जी, लेकिन लंबा नहीं है जो। तो देखो ये शक्तिशाली है पूरा का पूरा, और क्या बोला कि पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर होना चाहिए लेकिन लंबा नहीं होना चाहिए। अब पुलिस ऑफिसर ये है, पुलिस ऑफिसर में ये है, तो यहां पर इस घेरे में 4 और 3 आ रहे हैं इसमें पुलिस ऑफिसर में, लेकिन क्या बोला कि लंबे नहीं है, तो 3 तो लंबा हो गया, तो इसलिए 4 ही यहां पर एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें पुलिस ऑफिसर बताता है, शक्तिशाली बताता है लेकिन लंबा नहीं है। तो इसलिए जो 4 है यहां पर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 93 देखो, 93 देखो, करो आप सॉल्व फटाफट करिए, दिया हुआ है आपके सामने, करिए, आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है जी, यहां देखो सबसे पहले तो नंबर डाल देने चाहिए इसमें। पी लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, ओ पी आई एल लिखा हुआ है। एक मिनट है, इसको फिर से ले लेते हैं। आजा भाई, पी आई एल ओ टी, इसको क्या लिखा हुआ है, एम एफ आई एल और क्यू। करने का तरीका सबसे बढ़िया है कि नंबर डाल दो, 16, 9, 12, 15 और 20। ये नंबर आपको याद अगर हैं तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ये कितना है, यहां देखो 13, 6, ये नंबर मैं थोड़ा नीचे की तरफ डाल देता हूं इनको, ये नंबर मैं थोड़ा नीचे की तरफ डाल देता हूं इनको, चलो कोई नहीं, रहने देते हैं, पूरे घट गए तो चलो कोई नहीं, यहीं पर देखो पी, अरे यार क्या हो गया जी, देख लो है, एक मिनट भाई जरा, आजा भाई, चलो देख लेते हैं। पी आई एल ओ टी, पी आई एल ओ टी, क्या लिखा हुआ है, एम एफ आई एल और क्यू। तो ये है 16 पे, ये है 9, ये है 12 पे, ये है 15 पे, ये है 20 पे, ये है 13 पे, ये है 6 पे, ये है 9 पे, ये है 12 पे और ये है 17 पे। तो 16, यहाँ देखो -3, ये देखो -3, -3, ये चल रहा है -3 और ये चल रहा है -3। ये 20 है, ये 17 है, ये 15 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 6 है और ये 16 है। तो -3 चल रहा भाई। तो यहाँ टी है, टी कितने पे आता है, टी आता है 20 पे, तो 20 का माइनस कर देंगे क्या, 17, 17 पे आता है क्यू, देख लेते क्यू, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है। आर आता है 18 पे, 18 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा जी, 15, 15 पे क्या आता है ओ, अब 15 पे ओ यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये तो हट हो गया, ये हट गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर ए है, यहाँ से माइनस करेंगे पीछे, ए है और यहाँ से 3 घटा देंगे तो पीछे की तरफ आना है आपने। ठीक है जी, पीछे की तरफ क्या आएगा, एक जेड आएगा, ठीक है जी, वाई आएगा और फिर एक्स आएगा। तो कहां पर है एक्स, यहाँ पर है, और भी कहीं एक्स नहीं है जी, हो गया, इतने में हमारा ये पहला वाला आंसर आ गया, इतने में करना था। तो -3 -3 यहाँ करेंगे आप तो ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 94 देखो, 94 देखना आप, 64, 48, 40, 36, 34, देखो घटते क्रम में है, ये घटते हुए क्रम में है। यहाँ 34 देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ देखेंगे फर्क, तो 4 का है, नहीं 34 और 2 36, 2 का है। यहां से यहां तक का फर्क देखेंगे कितना है, 40 36, 4 का फर्क है यानी, और यहां से यहां की तरफ जाएंगे फर्क, तो यहाँ 8 का है,
तो इसका मतलब होगा कि यहां से यहां तक जाएंगे तो यहाँ कितना फर्क होगा, 16। तो यहां से 16 माइनस हो गया, -16, फिर इसका आधा -8, इसका माइनस 8 का आधा -4, -4 हो गया। अब 4 का आधा कितना हो गया, 2, तो -2, और यहां से 4 का फिर -1 करेंगे तो क्या निकलेगा भाई, 33 निकलेगा। आसान है। तो 94 का आंसर क्या है, 33, जो डी की तरफ है ये बिल्कुल सही है। आगे देखो अगला प्रश्न, हो गया ये वाला, ये हो गया। 95 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, ए बी सी डी ई इनमें से सी डी के ऊपर है। देखो यहां पर देख लेते हैं, ए बी सी डी ई इनमें से सी जो है वो डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है। देख लेते हैं, जो ई है अलग अलग बनाते हैं, ई जो है ए के नीचे है, ई ए के नीचे है, तथा डी ए के ऊपर है। इसका मतलब ये यहां चला जाएगा डी और सी, तो डी ए के ऊपर है, ठीक है, डी ए के ऊपर है, एवं बी ई के नीचे है। जो बी है वो ई के नीचे है, जो बी है वो ई के नीचे है, तो ई है, बी यहां आ जाएगा। तो बताने कि सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन सी है, तो भाई सबसे नीचे कौन है, बी, सबसे ऊपर कौन है, सी, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी जवाब बिल्कुल सही है। आगे देखो अगला 96, बिंदु आ से दक्षिण में चलकर 8 किलोमीटर दूर, भाई ये कोई बिंदु आ है, यहां से दक्षिण में चले, कितना चले, 8 किलोमीटर चलेंगे जी, 8 किलोमीटर दक्षिण में, 8 किलोमीटर दूर बा पे पहुंचे जी, बिंदु बा पे पहुंच के 8 किलोमीटर दूर बिंदु बा पर पहुंचते हैं, और वहां से पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलते हैं और बिंदु सा पर पहुंचते हैं। कितना जाना है जी, 6 किलोमीटर पूर्व में, ये 6 किलोमीटर चलेगा, ये बिंदु सा पहुंच के जी, ये बिंदु बा है, ये बिंदु आ है। तो बताना है कि बिंदु आ से सा तक के मध्य की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी बताने कितनी है। तो भाई ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया लंब, और फॉर्मूला आता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 6 छका 36 और 8 अटा 64, 8 अटे 64, और ये हो गया हमारे पास कितना 100, और ये कितने का होता है 10 का। तो हमारा आंसर ये बी 10 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा, एक आदमी मुंह पश्चिम की ओर, मुंह पश्चिम की ओर, मुंह पश्चिम की ओर, देखो मुंह पश्चिम की ओर है, तो भाई देखो 4 डायरेक्शन बना देनी है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। देख लेते हैं, इसने क्या बोला कि एक आदमी पूर्व की ओर, इसके नीचे देखो आप यहां से देखेंगे ये 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री का है, और इसको अगर ऐसे कर देंगे तो ये इसके बीच निकल जाएगा, 4 डायरेक्शन 4 के बीच में है। तो इसने क्या बोला कि एक आदमी पश्चिम की ओर है, मुंह जो है पश्चिम की ओर है, और वहां 15 डिग्री 45 डिग्री जो है दक्षिण की ओर घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है। तो यहां पर उस व्यक्ति का मुंह है, यहां पर है पश्चिम की ओर, और वो बोल रहे हैं कि वहां 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब अपने दाहिने हाथ की तरफ, इस तरफ, ठीक है जी, क्लॉकवाइज यहां से घूमता है, और कितना जाता 45, तो यहां से यहां तक ये 90 है, तो इसके बीच में ये 45 हो गया, यहां पर आगे, फिर यहां से यहां पर आगे, आगे जी यहाँ पे 45 घूमता, फिर 180 यहां से सीधे इसके सीध पे 180 यहां आएगा, आगे जी यहां से 180 आगे दक्षिणावर्त घूमता है। उसके बाद 315 वामावर्त, वामावर्त मतलब बाई तरफ पीछे की तरफ जाएगा, कितना जाएगा 315, तो यहां से यहाँ 180 है, तो सीधे सीधे यहां जाएगा तो 180 ये आ गया, 45 ये रहा, 180 ये हो गया यहां तक, यहां से 45 ये हो गया, ठीक है जी। और यहां से अभी देखो अभी कितना हुआ, ये 5 और 8 और 4 12 का 2 और 1 1 2 225 हो गया, हमें कितना 315, यहां देते हैं 90 में हो जाएगा, 5 9 2 11 का 1
और 2 रेख 315। तो यहां पर नीचे ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण। तो वहां पर कहां पर क्या बोला कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा, तो उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा, दक्षिण की ओर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 98 वाला प्रश्न देखना। पी क्यू टी ए तथा बी में प्रत्येक के बाद कद भिन्न भिन्न है। ठीक है जी, टी पी तथा बी से लंबा है किंतु ए तथा क्यू से छोटा है। प्रश्न क्या है, पी क्यू टी ए तथा बी, ये है ना प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कौन सा, पी क्यू टी ए तथा बी। ठीक है जी, यहां से प्रश्न ये शुरू हो गया, पी क्यू टी तथा बी, यहां तक प्रत्येक का कद भिन्न है। तो बता टी पी तथा बी से लंबा है। क्या बोला कि जो टी है, देख लेते हैं इसको, जो टी है वो पी तथा बी से लंबा, हमें नहीं पता पी और बी कहां पर है, टी बी तथा पी से लंबा है। ठीक है जी, हमने रख दिया इसको। फिर आगे बोलता टी पी तथा पी से लंबा है किंतु ए तथा क्यू से छोटा है, ए तथा क्यू से छोटा है। ए और क्यू को एक साथ में रख दें, किंतु ए तथा क्यू से छोटा है। ठीक है जी, पी सबसे छोटा नहीं है, तो पी सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला बी यहां नहीं है, ये बी यहां पर होगा। ठीक है जी, इसको हमने यहां से कट कर दिया और यहां ला दे बी। तो बताना ये है कि उनमें सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा देखो ऊपर ए और क्यू, इनमें से बता नहीं सकते कौन सा है, तो हमारा डी वाला जवाब बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, हो गया होगा ठीक कितना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक घड़ी दोपहर से आरंभ होती है, 5:10 पर घंटी की सुई कितने डिग्री घूमती है। ठीक है जी, कितने डिग्री घूमती है, ये 12 है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी, तो इसने बोला 5:10 पर घंटे की सुई कितने डिग्री घूमती है। एक घड़ी दोपहर से आरंभ होती है, आरंभ कहां से होती है, दोपहर से, यहां से होती है आरंभ दोपहर से। ठीक है जी, यहां से आरंभ हो गई है, 12 से दोपहर आरंभ हो गई है। तो 30 30 60 30 90 120 150 ही हो गया। और कितने गई, 5:10 पर। तो 5:10 तब होगी जब ये सुई यहां पर होगी, 10 पे होगी। तो 10 पे मिनट 10 मिनट हो गया, और जितने मिनट होते हैं उसका आधा कर देंगे तो वो उतने में घंटे की सुई यहां से आगे निकल गई होगी। तो +5 कर देंगे तो बराबर ये निकल जाएगा कितना, 155 डिग्री। तो ये सी की तरफ जो जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला 100 प्रश्न है। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 14वें अक्षर के दाएं से 8वां होगा। ये तो आसान सा प्रश्न है 100 का। ठीक है, सभी को आया होगा। टी जवाब जिन्होंने दिया ये बिल्कुल सही आंसर है, इसको आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 100 प्रश्न आज पूरे कर दिए हैं। 100 प्रश्न पढ़ते पढ़ते गला भी थक जाता है, समय भी बहुत ज्यादा लगता है। आज के लिए इतना करते हैं, आप आजमाइए अपने आप को। और ऑफलाइन में इसमें जो टॉपर थे वो 78 नंबर थे। अगर आप क्लास में नहीं थे तो आजमाइए अपने आप को, कहां पर आप स्कोर कर रहे हैं। और यदि आपको जो है पेपर अगर आपको चाहिए है, हार्ड कॉपी आपने निकालनी है, तो हमारा टेलीग्राम है दक्ष क्लासेस उत्तरकाशी के नाम से, और टेलीग्राम में हम इस पीडीएफ को डाल देंगे, आप वहां से जो है प्रिंट करके हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।